बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की फ़िज़िक्स और उसका चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। और पिछले लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम को पढ़ा और उसका पूरा जो यानी कि जो उसकी कंडीशंस थी, स्टेट्स थी, उसको समझा। और उसी से रिलेटेड ये एक और टॉपिक है स्टेबिलिटी। आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद ये चैप्टर एंड होगा। और स्टेबिलिटी होती क्या है, तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं और आज इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। अ बॉडी हुज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अबव इट्स बेस ऑफ सपोर्ट विल बी स्टेबल इफ अ वर्टिकल लाइन प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड फ्रॉम अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फास्ट विद इन बेस ऑफ सपोर्ट। अब स्टेबिलिटी होती क्या है, किसी बॉडी को हम कब कहेंगे कि ये स्टेबल है। अब देखें, जब कभी भी एक बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब ये कि जैसे कि हम पढ़ के आए हैं पीछे रेक्टेंगुलर बॉडी जो होती है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे मालूम करते हैं, डायगोनल मेथड से। तो ये जो रेफ्रिजरेटर है ये भी एक रेक्टेंगल है, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर लाई करेगी। अब इसको हम कब कहेंगे कि ये स्टेबल है, जब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हम एक लाइन प्रोजेक्ट करें और वो लाइन इसकी जो सपोर्ट हो उसकी मिड पर जाकर, यानी कि उसके मिड पर जाकर कोइंसाइड करे, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी क्या है, ये बॉडी स्टेबल है। इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसकी मिड पर जाकर लाई करे तो ये कहेंगे कि हम ये बॉडी स्टेबल है। अब जब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो हम लाइन प्रोजेक्ट करें, ये बेस लाइन जो है इसकी सपोर्ट उसके मिड पर ना लाई करे, उससे यानी कि आगे पीछे हो, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी स्टेबल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लाइन ये इस पर लाई नहीं करेगी, तो मतलब ये अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ईजी है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोई लाइन प्रोजेक्ट की हमने, जो बेस है उसका जो सपोर्ट है उस पर उसके मिड पर जो लाई कर रही है, तो मतलब ये बॉडी स्टेबल है। नहीं कर रही तो बॉडी स्टेबल नहीं है। तो ईजी, तो ये इजी ही एक हम रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर अ रेफ्रिजरेटर, इफ इट्स टिल्टेड स्लाइटली इट विल रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन ड्यू टू द टार्क ऑन इट। अब अगर इस रेफ्रिजरेटर ये स्टेबल है, इसको हम थोड़ा सा टिल्ट कर लें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कर लें, तो ये वापस आ जाएगा अपनी पोजीशन में जिसमें था, क्योंकि एक एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस होगा जो इसको वापस लेकर आएगा और ये स्टेबल हो जाएगा दोबारा। लेकिन कब, जब थोड़ा सा टिल्ट करें। उसके बाद बट इफ इट इज टिल्टेड मोर इट विल फॉल डाउन, अगर इसको ज़्यादा टिल्ट करें तो ये नीचे गिर जाएगा। द क्रिटिकल पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट फ्रॉम साइड ऑफ द पिवट पॉइंट टू द अदर। अब ये क्यों हो रहा है कि ज़्यादा टिल्ट कर रहे हैं तो वो आगे जाकर गिर रहा है, वापस नहीं आ रहा। क्यों हो रहा है? क्योंकि ज़्यादा टिल्ट करेंगे तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये जो बेस लाइन है इनका जो इनके बीच में क्या है, ये दोनों एक ही लाइन पर लाई नहीं करेंगी, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी, तो ये गिर सकती है। तो यही रीज़न है कि ज़्यादा टिल्ट करते हैं तो गिर जाती है। When center of gravity is on the one side of the pivot point or torque pulls the refrigerator back to its original base of the support. If the refrigerator is tilted further, the center of gravity crosses onto the other side of the pivot point and the torque causes the refrigerator to topple. तो क्या होगा, वही सेम चीज़ कि जब हम इसको ज़्यादा हम टिल्ट करवाएंगे तो इसकी पोजीशन जो होगी, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी उसकी जो पोजीशन होगी वो इसके यानी कि एक ही लाइन के थ्रू लाई नहीं करेगी, तो ये बॉडी हो जाएगी अनस्टेबल और इसी की वजह से ये रेफ्रिजरेटर गिर सकता है। तो आसान सा कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी का कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बेस लाइन की सपोर्ट जो है वो एक ही लाइन के थ्रू उनका लाई करना चाहिए। अगर लाई नहीं कर रहे हैं एक ही लाइन के थ्रू तो बॉडी अनस्टेबल है, और अगर एक ही लाइन के थ्रू लाई कर रहे हैं तो बॉडी स्टेबल है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। उसके बाद ये एक है, डू यू नो द स्पोर्ट्स कार आर मेड हैवी एट द बॉटम विच लोअर्स द सेंटर ऑफ मास एंड हिंस इंक्रीज द स्टेबिलिटी। अब क्या है कि जो रेसिंग कार्स होती हैं उनका जो बॉटम हो वो हेवी बनाया जाता है। क्यों? इट लोअर्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर करता है और इसी की वजह से वो बॉडी क्या ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, और स्टेबिलिटी बढ़ती है तो क्या वो ज़्यादा गिरेगी नहीं, जल्दी में स्टेबल नहीं होगी, यानी कि जल्दी में वो रोटेट नहीं हो सकेगी, जल्दी में गिर नहीं सकती, यानी कि हाँ इसी वजह से उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसी वजह से हेवी यानी कि इनके बॉटम्स बनाए जाते हैं।
उसके बाद ये है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये कॉन्सेप्ट में हर चैप्टर का हम पढ़ते आए हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो इसमें हमने पहले पढ़ा कि मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क क्या होता है, उसका फार्मूला, उसके यूनिट्स पढ़े हमने, ये सारी चीज़ें। फिर क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पढ़ा हमने। फिर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पढ़ा हमने। फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ी, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़, उसकी कंडीशंस पढ़ी, और लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी बेसिस यानी कि ये स्टेबिलिटी पढ़ा। तो ये हमारा एक चैप्टर का ओवरव्यू है जो हम पढ़ के आए कॉन्सेप्ट में पे। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये आपकी बुक से ही लिए गए हैं, तो आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये हैं क्या। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पेयर ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइंस प्रोड्यूसेस। अब तो क्या प्रोड्यूस करेगा, दो फोर्सेस जो अपोजिट इन डायरेक्शन हो तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कपल प्रोड्यूस करते हैं, ये पढ़ के आए हैं। हेड टू टेल रूल कैन बी यूज्ड टू ऐड डैश डैश फोर्सेस। अब हेड टू टेल रूल कितने फोर्सेस को ऐड करने के लिए यूज होता है, 2 3 4 5 नहीं, नंबर ऑफ फोर्सेस, एनी नंबर ऑफ फोर्स, जितने भी फोर्स हम ऐड कर सकते हैं। A force of 50 Newton makes an angle of 60 degree with the horizontal, its vertical component will be। तो vertical component का क्या फार्मूला होता है, Fy is equal to F sin थीटा। तो F की जगह पे 15 रखेंगे, sin थीटा 60 रखेंगे, इसका वैल्यू निकाल कर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वही होगा इस ऑप्शन में। तो ये आप खुद से कर लें। अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज। अब बॉडी इक्विलिब्रियम में कब कहलाती है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बोथ ए एंड बी, या एक्सेलरेशन जीरो हो। तो ये इसका ऑप्शन होगा डी, एक्सेलरेशन जीरो हो। अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम आफ्टर स्लाइड टिल्ट इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगी, स्मॉल टिल्ट के बाद, इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, remain on one side of the point of the contact, passes over the position of the contact, it is at the lower position। तो ये इसका होगा डी, it is at the lower position। A body is in unstable equilibrium after slight its position। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, it's perpendicular to the bottom, आई थिंक इसका यही होगा। उसके बाद 7 आएगा कि अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में बॉडी कब कहलाएगी कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ हो, इज एट द लोअर पोजीशन, रिमेन एट द सेम हाइट, इट इज एट द हाईएस्ट पोजीशन, इज एट इट्स बेस्ट। तो ये होगा रिमेन एट द सेम हाइट, यानी कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही हाइट पर रहे। बंसन बर्नर इज मेड स्टेबल बाय। अब बंसन बर्नर को हम कैसे स्टेबल बनाते हैं, इंक्रीजिंग इट्स लेंथ, increasing its mass, decreasing its base area, increasing its base area, I think increasing its base area। तो आप ये खुद से भी कंफर्म कर लेना, क्योंकि ये मैंने कोई इन पर रिसर्च नहीं की हुई, ये एक कॉन्सेप्ट है, आप खुद का भी लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, अ टाइट रोप वॉकर कैरीज अ लॉन्ग पोल। अब एक जब भी कोई आपने सर्कस वगैरह में देखा होगा, रोप पर जो चलते हैं ना, तो वो खाली यानी कि खाली हाथों से नहीं चलते, तो उनके हाथ में क्या होता है, एक रॉड होती है जो उनको बैलेंस करती है, कैरीज अ लॉन्ग पोल। तो अब वो रॉड क्यों होती है, उसका रीजन पूछ रहा है। इंक्रीज हिज वेट, वेट बढ़ाने के लिए, नो। राइज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नो। लोअर इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कीप इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन फिक्स्ड पोजीशन। तो ये होगा डी, कीप्स इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन फिक्स पोजीशन, क्योंकि उनको अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिक्स पोजीशन पर रखनी होती है। वो रोप से क्या, वही सेम स्टेबल कब होंगे, जब उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रोप की जो यानी कि लाइन है उसी एक ही लाइन पर लाया करे, तो उनको अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस लाइन पर रखनी होती है। तो इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए वो पोल लेकर चलते हैं, अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्टेबिलिटी ऑफ अ रेसिंग कार इज इंक्रीज्ड बाय। कैसे, ये पीछे पढ़ के आए। तो डिक्रीजिंग विड्थ, राइजिंग, इंक्रीजिंग द हाइट, राइजिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिक्रीजिंग इट्स विड्थ, लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये होगा इंक्रीजिंग नहीं, लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये होगा डी। अभी पढ़ के आए पीछे। तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है कंप्लीट, और इसके आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, और ये उम्मीद है कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको पसंद आया है चैनल तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 5।